हाँ, तो वही स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे आयुर्वेदा के बारे में, आयुर्वेदिक फ़ायदों के बारे में। और उसके लिए हमने बुलाया है डॉक्टर निशांत गुप्ता को। सर स्वागत है आपका। बड़ी मुश्किल से आप हाथ आए हो हमारे। आपकी डिमांड इतनी, आपको हम बुला बुला के थक गए। सर आ जाओ, हमारी ऑडियंस को थोड़ा ज्ञान दो इस चीज़ का। जब जाएंगे तभी सवेरा। सर आपको हम पिछले वैसे 1 साल से देख रहे थे। आपका कंटेंट हमने इंस्टाग्राम पे चलती फिरती एक रील आ गई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं आपने पॉपुलैरिटी ऐसी गेन कर ली है, अब आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं। तो इसका राज क्या है? आप ऐसा क्या कंटेंट बना रहे हैं? देखिए, इसका राज क्या है, ऐसा क्या कंटेंट बना रहे हैं, ये तो मुझसे बेहतर आप लोग बता सकते हैं। लेकिन मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि मैंने ये चाहा है कि मेरी जर्नी कोई बहुत पुरानी नहीं है। 1-1.5 साल पुरानी सोशल मीडिया की प्रेजेंस मेरी है। उससे पहले मैं प्रेजेंट था बट मैं एक्टिव नहीं था। तो मुझे लगा कि लोगों को कुछ ऐसी रेमेडीज़ देनी चाहिए जो उनको एक फीलिंग आए कि मैं एक डॉक्टर के से रेमेडी तो ले रहा हूँ, पर जैसे इनको रेमेडीज़ याद हैं, नुस्खे, इन घरेलू उपाय इनको याद हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस को याद हो जाए। तो आपने देखा होगा इसी तरह से मैं रील्स में बड़ी फ़नी वे में बताता हूँ सब चीज़ें, ताकि उनको माइंड में रजिस्टर हो जाए। उनको मैं एड्रेस इस तरह से करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ कि वो एड्रेस अप हो जाए। और मैंने हमेशा ये चाहा है मिथ्स एंड फैक्ट्स के ऊपर मैं काम करूँ। मतलब लोगों को ऐसे नुस्खे ना दूं कि जो रील चलाने की वजह से मैंने दे दिए कि चुटकी बजाते ये हो जाएगा, 3 दिन में कमाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं ये बोलता ज़रूर हूँ कि मज़ा ही तो आ जाएगा, पर उसका मैं टाइम बताता हूँ, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। मतलब मैंने कोई फॉल्स चीज़ें, झूठी चीज़ परोसने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है बस जनता का प्यार मुझे इसी वजह से मिला है, बस यही इसका रीज़न। और सर आपकी रील्स का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। जो एडिटिंग है बिल्कुल आजकल के ज़माने में जैसी लोगों को पसंद है वैसे ही आप प्रेजेंट करते हो। बड़े प्रिसाइज हो आप। तो देखते हो आप ये सब की कैसे एडिट होती है, क्या होता एक्चुअली है? मेरे पास पूरी टीम है जो एडिटिंग वगैरह देखती है। कंटेंट का पार्ट मैं खुद ही देखता हूँ। कंटेंट राइटर मेरा कोई भी नहीं है। ईश्वर कृपा से कंटेंट मेरा ठीक ठाक है और एडिटिंग के लिए मेरी पूरी टीम है। ये बात आपने पूछ ली तो मैं बता भी देता हूँ कि जो मेरे भाई लोग ये समझते हैं, जनता जनार्दन ये समझती है कि रील इन्होंने बना दी, मेरा बहुत अच्छा खासा उसमें एक्सपेंसेस होते हैं पर मंथ आप सभी लोगों को वो रील दिखाने में। यानी किसी रील में तो 5,000 to 6,000 रुपीज़ तक की कॉस्टिंग आ जाती है। और आपने देखा होगा मैं यूट्यूब पर मैंने अपनी रील्स वगैरह नहीं डाली हुई बहुत ज़्यादा। वो इसी वजह से मैंने नहीं डाली हुई कि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कमाते हैं। कमाना हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम की जहाँ तक बात है, फेसबुक पर भी मेरे प्रोफाइल पर मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 915K के आसपास हैं। तो वो इसी वजह से आप जानते हैं प्रोफाइल पर तो कोई इनकम मिलती नहीं है। अब मिलती है तो मुझे पता भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये बात एड्रेस कर रहा हूँ कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं लोगों से जुड़ के रहूँ, समाज से जुड़ के रहूँ, धरती से जुड़ के रहूँ। सर ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आप लोगों को इतनी रेमेडीज़ देते हैं तो सीधा रेमेडीज़ पे ही आते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा हमारे इंडिया की देन है और हम चाहते हैं लोग वापस उन्हीं देसी नुस्खों पे आएँ, उन्हीं घरेलू चीज़ों पर आएँ रैदर देन एलोपैथिक और साइड इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ें। तो सर कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम्स हम आपसे पूछते हैं जिसकी आप हमें कुछ रेमेडी बताना जो हम घर पे कर सकते हैं। तो सर सबसे ज़्यादा आजकल यंगस्टर्स हैं जो फिटनेस में हैं, जिम जा रहे हैं, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, मसल्स ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ों की हेल्प लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ आयुर्वेद में ऐसा क्या है जो हम जिम वगैरह के साथ ले सकते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पावरफुल रखता है हमें? देखिए, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और सभी में मैंने बताने की कोशिश की है। सभी लोग मुझसे जनरली सभी पॉडकास्ट में ये क्वेश्चंस उठ के आते हैं कि यूथ्स आजकल जो है जिम जा रहे हैं, प्रोटीन खाते हैं, क्या करना चाहिए। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें बताऊँ क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये तो सब जगह फैला हुआ है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जगह फैला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है कि आपके ट्रेनर ने सपोज़ आपको ट्रेन किया, जिम ट्रेनर ने, कि आप ये खा लीजिए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपको किस माइंडसेट से वो बता रहे हैं खाने के लिए। आपने इंग्रेडिएंट्स में उसमें पढ़ भी लिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह कितना है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो उसी मानकों पे पाउडर बना हुआ है? सब चीज़ें गूगल से उठा ली जाती है, कॉपी पेस्ट कर ली जाती है, वहाँ पे वो बिकता रहता है। कितने ऐसे लोग हैं जो इतने अवेयर हैं? मेरे ख्याल से लाखों लोगों में से एक व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं होगा जिसने वो डिब्बा उठा के लैब में चेक कराया हो कि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी, ये सब बाइफर्केशंस कैसे कैसे क्या। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं सभी लोगों को ये एड्रेस करना चाहूँगा कि जिम ट्रेनर या आपके जो भी मेंटोर हैं उन पर आप फेथ करें
और उनकी जो वो बात कहते हैं उसको फॉलो करें, लेकिन इतना फॉलो मत करें कि वो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो जाए। सर इसको ये कह सकते हैं कि अगर प्रोटीन का डब्बा अगर कोई ले रहा है तो वो एक उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट से ले, क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट, इतनी बड़ी कंपनी वो रन कर रहे हैं, तो कुछ आलतू फालतू तो डब्बे पे लिखेंगे नहीं। अगर वेबसाइट से बंदा ले रहा है तब तो ठीक है, अगर ऑथेंटिक माल उसको मिल रहा है तब सही है। नहीं देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अगर उनकी वेबसाइट से ले रहा है तो वो जिम ट्रेनर नकली बेच रहे होंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में ऐसी कंपनीज़ हैं जो 80 से 100 रुपये किलो का वो प्रोडक्ट पड़ता है, उस पर 2000 रुपये MRP डाली जाती है, 1000 रुपये वो 50% ऑफ करके डाल दिया जाता है और उनको 10 गुने दाम में बेच दिया जाता है। मैं ये चलता है इस सेगमेंट में, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट मेरा फिर भी कहना ये है कि आपको जैसे ये ज़्यादा समझना चाहिए कि जो घरेलू खान पान है, जो हम घर में खाते हैं, चाहे उसमें मक्खन है, बिना नमक के आप मक्खन खाइए, वेट आपको गेन करना है तो दही खाइए, वेट आपको थोड़ा सा अपना लूज़ करना है तो छाछ पीजिए। दही नहीं खानी है ऐसी स्थिति में छाछ पीनी है। छाछ के लिए भी, छाछ यानी मट्ठा नमकीन लस्सी वो होती है जो आजकल लोग समझते हैं कि हमने उसको मिक्सर में डाल लिया, उसको चला लिया और वो मट्ठा बन जाएगा। तो मैं यूथ्स को कहना चाहता हूँ वो मट्ठा नहीं होता, घोल होता है वो एक तरह का। उसमें से पानी ठंडा डाल के, यदि गर्मी का समय है, बर्फ़ डाल के, जो हमारी दादी मम्मी घर में बनाती हैं, उसमें से मक्खन निकल जाता है, दैट इज़ छाछ। यदि वेट आपको लूज़ करना है तो छाछ पीजिए। और बेस्ट जो रेमेडी है वो दही है, मक्खन है, बिना नमक वाला। और उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं दिन में 100 ग्राम तक। गुरबंदी बादाम की गिरी यदि आप बिना भिगोए हुए खाते हैं तो बाज़ार में छोटी बादाम की गिरी आती है जिसमें से एक आधी कड़वी भी निकल जाती है, वो खा सकते हैं। 4-5 दाने प्रतिदिन आप अंजीर के खा सकते हैं। गर्मियाँ आ गई तो आप खजूर खा सकते हैं। देखिए उनका इंप्रेशन बदल गया भैया का, वो सोच रहे हैं कि गर्मियों में खजूर खाने के लिए बोल रहे हैं। सब लोगों के दिमाग में मिथ है कि खजूर की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लेकिन हकीकत में खजूर की तासीर ठंडी होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें गलत पता है, वो एक ऐसा प्रचलन चल जाता है कि लोग गलत चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सर इसमें बेसिकली जो प्रोटीन की भी बात हो रही थी, तो वो वैसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी आप बताओ। यदि आप जिम कर रहे हैं तो प्रोटीन की आपको आवश्यकता होती है, तो जिम आपको आर्टिफिशियल प्रोटीन लेने के बजाय आप मूंगफली के तौर पे ले सकते हैं। पीनट बटर जो मार्केट में आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सोर्स नहीं है, फिर भी वो चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी का हो, आप जो है घर में बनाइए। पीनट, थोड़े से मूंगफली के दाने ले लीजिए और उसके अंदर आप केला डाल लीजिए, मिक्सर में चला लीजिए, थोड़ा सा उसमें दूध डाल लीजिए, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। फिर से मैं बता रहा हूँ, पीनट बटर घर में बनाइए, मूंगफली के दाने, उसमें थोड़ा सा दूध और उसमें थोड़ा सा केला, ये आप डाल लें। उसमें सौंफ ज़रूर डाल लीजिए, पचने में थोड़ा सा भारी होता है। और चूंकि रेमेडी आप पूछ रहे हैं तो रेमेडी के तौर पे मुझे बताना पड़ेगा। अंजीर आप खा सकते हैं दिन में 3 से 4, खजूर दिन में 3 से 4 खा सकते हैं। 50 ग्राम तक गुरबंदी बादाम की गिरी खानी चाहिए। पिस्ता बहुत बेहतर सोर्स है प्रोटीन्स का, पिस्ताचियो, और ये सब आप खाइए। बाकी फ्रूट्स वगैरह खाइए। और बस मुझे यही कहना सर है। एक दो चीज़ें और होती हैं, जैसे कि कोच के बीज हो गए और शतावरी पाउडर हो गया, दूध में मिला के, वो भी बढ़िया रहता है टेस्टोस्टेरोन के लिए। टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए वो भी बढ़िया रहता है। लेकिन जैसा कि आपने क्वेश्चन पुटअप किया कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग की ज़रूरत हमें है क्यों, हर व्यक्ति को तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग की ज़रूरत होती नहीं। लेकिन ये परिपाटी सी चल गई है कि जिम में जाने का मतलब यह है कि टेस्टोस्टेरोन आपको बूस्ट करनी है। तो आपको हर व्यक्ति को टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप करने की ज़रूरत नहीं होती। और आयुर्वेदा में चूंकि आपने नाम लिया कौच के बीज का, शतावरी का, सफ़ेद मूसली का, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केवल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं है, इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। बस मेरा कहना यही है कि जैसे सफ़ेद मूसली आप मार्केट से लेते हैं तो 300, 400, 500 रुपये किलो से होलसेल में शुरू हो जाती है, वो भले ही रिटेलर उसको कितने भी दाम में बेचे, 2000 रुपये किलो तक की वो जाती है। तो कोई अच्छा रिलायबल पंसारी यदि है तो नाडियाड एक जगह का नाम है, वहाँ की सफ़ेद मूसली कह के लें, अच्छी होती है। आजकल मार्केट में सब हाइब्रिड वैसे तो आती हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी तो जड़ी बूटियों में भी नहीं रही है। हम जैसे आयुर्वेदिक फिजिशियंस ही अच्छी क्वालिटी की प्रोक्योर करके, क्योंकि आप मार्केट में सफ़ेद मूसली या शतावरी लेने जाएंगे तो आप तो देख के लाएंगे कि ऐसा कलर होना चाहिए, वैसा कलर होना चाहिए, आपको अंदर तो नहीं पता उसके गुण हैं या नहीं है। तो गुणों पे ही जाना चाहिए रेदर देन आप उसका कलर देखें, कलर से पहचानें। क्योंकि आपको जो अट्रैक्ट किया जाता है वो कलर दिखा के अट्रैक्ट किया जाता है कि देखो ये कितनी लाल है, ये कितनी गोल्डन है, ये कितनी पीली है, जबकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं बात करूँ, आपने शतावरी की अगर बात की है तो शतावरी की हाइब्रिड आजकल खेती होती है और 150 रुपये किलो से 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक के दाम में होलसेल में ख़त्म हो जाती है।
और वो 300, 400, 500 रुपये, 600 रुपये किलो तक, 800 रुपये किलो तक सेल की जाती है। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं कि जो शतावरी अब से 10 साल पहले आया करती थी, नॉन हाइब्रिड या 15 साल पहले आया करती थी, वो उसमें 8वें भाग वाले गुण भी नहीं है जो आजकल शतावरी आती है। अच्छा, तो यदि आप शतावरी खा रहे हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी अच्छी कंपनी का शतावरी पाउडर जो आता है वो ले लीजिए। व्यास कम करके कंपनी है, बैद्यनाथ है, डाबर है, जनरल इनके आते हैं, फिर भी इनकी क्वालिटी मेंटेन्ड है। क्योंकि आपको मैं ये कहूँ कि ऐसी पहचान करके लाइए, वैसी पहचान करके लाइए, वो तो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या फिर मजाक के तौर पे कहूँगा कि कोई हम जैसा चिकित्सक आपको मिल जाए तो उनकी शरण में जाइए, बिल्कुल और वो आपको अच्छा खासा मतलब सर मजाक के तौर पे कि जेन्युइनली कहा सर आप हाथ नहीं आ रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, इतने मुश्किल अच्छा से सर, आए हो। एक चीज़ और जो बहुत प्रॉब्लम, मतलब जहाँ पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मार्केट होते हैं वो होते हैं सेक्सुअल चीज़ों में, कि सेक्सुअल पावर बूस्ट करना, उन चीज़ों में लोग आयुर्वेदा पे बहुत भरोसा भी करते हैं और आयुर्वेदा उन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रमोट भी करता है, जैसे कि हम देख लेते हैं काफ़ी एड्स या कुछ। तो आप बताओ, आपके भी कुछ प्रोडक्ट्स है या सेक्सुअल वेलनेस के लिए लोग क्या रेमेडी अपना सकते हैं? देखिए, सेक्सुअल वेलनेस की अगर बात की जाए तो चूंकि मैं मूत्र गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, तो ये जो सेक्सुअल वेलनेस वाली बात कर रहे हैं, ये विषय कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो मेरा एक प्रोडक्ट आता है चिलगोजा पाक करके, वो हम 2 वेरिएंट्स में बनाते हैं, समर के लिए अलग बनाते हैं, विंटर्स के लिए अलग बनाते हैं। जैसे कि अब गर्मियाँ आनी शुरू हो गई है तो हम उसमें चिलगोजा पाक, पहले मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सब लोग को कि एक मन में सोच रहती है कि जो सेक्सुअल दवाएं हैं वो केवल सर्दियों में खाई जाती हैं, सर्दियों में ज़्यादा बिकती भी हैं, लेकिन ये गलत एक धारणा लोगों की है। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको कोई बीमारी है, गर्मियों में आप गए और कोई दवा ऐसी है जिसकी गर्म तासीर है, तो डॉक्टर साहब आपको सर्दियों तक के लिए तो रोकेंगे नहीं कि भैया सर्दियों तक रुक जा, मैं तेरा तब इलाज करूंगा। उनको अगर दवा वो खिलाने की ज़रूरत है तो दवा उसी समय में खिलाएंगे ना। तो दवा जो भी बनती है वो इस बेस पे बनती है कि ना वो ठंडी होती ना वो गर्म होती, समशीतोष्ण होती हैं। चिलगोजा पाक हम लोग बनाते हैं गर्मियों में, उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि बीही दाना, उसमें एक बीज होता है, कश्मीर का एक फल होता है बीही, क्वींस उसको बोला जाता है, उसका बीज हम लोग उसमें डालते हैं, तो वो ज़्यादा पैलेटेबल हो जाता है गर्मियों के हिसाब से। उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर है जो ज़्यादा वहम करते हैं कि मुझे गर्मियों में गर्म तो नहीं करेगा। मुख्यतः 3 प्रकार की दिक्कतें होती हैं, लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तीनों ही स्थितियों में काम करता है वो। और उसके अलावा मूत्र संबंधी जितने भी रोग हैं उसमें पेशाब से संबंधित, जैसे बार बार मिक्चुरेशन, पेशाब का आना या कंट्रोल ना कर पाना, दूध का कमज़ोर हो जाना, प्रोस्टेटाइटिस हो जाना, इस तरह की जो दिक्कत है उसमें काम करता है। शुगर की बहुत बेहतरीन दवा है वो अपने आप में, इवन उन पेशेंट्स तक को काम करता है जिनको इंसुलिन तक लग रही है, बच्चों की हाइट आदि नहीं बढ़ रही है, भूख नहीं लग रही है, कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं बन रहा है, चिड़चिड़ापन रहता है, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, उन सभी चीज़ों में काम करता है यही एक प्रोडक्ट। ये ऑलराउंडर है बेसिकली, ऑलराउंडर कह सकते हैं आप अपनी आम भाषा में। मतलब मोटे तौर पे इसका जो सिद्धांत है वो इस तरह का सिद्धांत है कि ये बेसिकली हमारे माइंड में हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि होती है, उस पे जाके काम करता है। और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के जो जो ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जो जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वहाँ जाके काम करता है और अपना प्रभाव दिखाता है। अगर जैसे लोग अक्सर ये सेक्सुअल डिसऑर्डर जिनको होते हैं, वो अगर कोई मेडिसिन या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक जो भी खाते हैं, वो ये ज़रूर सोचते हैं यार इससे मेरे को साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने खा लिया कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा। तो इस केस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक्सेसिव खा लेते हैं, कुछ हो जाता है तो कुछ साइड इफेक्ट्स बनते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आयुर्वेदा में आके अक्सर व्यक्ति आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछने लगे कि सर मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता पूछने के लिए तो वो सोचता है डॉक्टर से यही पूछ लूँ कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कुछ, वो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस उनको हुआ रहता है, हमने कोई उनको दवा दे दी तो वो कहते हैं सर मेरा ये दवा बिल्कुल सेफ़ है, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। अरे भैया, शराब पी के आपने अपना लीवर ख़राब कर लिया, आप ये कह रहे हो कोई इससे साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से लोग पूछते ज़रूर हैं। आयुर्वेदा की दवाओं का जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट, 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो खराब कई बार आ जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में आ जाते हैं मोटे तौर पे जिन दवाइयों के बाद में रस शब्द लगा होता है। रस आमतौर पे समझा जाता है जूस को, जैसे गन्ने का रस। तो मैं आपको रस कह रहा हूँ तो आपको लगेगा रस लिक्विड फॉर्म में होता होगा, नहीं। रस उसको बोला जाता है जिस दवा में गंधक और पारे की मात्रा होती है। गंधक और पारे को मिला के एक मिश्रण बनाया जाता है जिसको आयुर्वेदा में बोला जाता है कजली, वो बनाया होता है। वो यदि आपने उस तरह की रस रसायन औषधियाँ बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के या बिना किसी अच्छे चिकित्सक के
अंडर गाइडेंस में खा ली ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा लंबे समय तक, तो वो दवाएं कभी कभी दिक्कत कर सकती हैं। और कुछ जड़ी बूटियां भी ऐसी हैं जो आपको दिक्कत कर सकती हैं, जैसे भल्ला तक, भलावा, यदि आपने उसको ले आए, आपने उसको तोड़ लिया तो उसमें से इस तरह का लिक्विड निकलता है कि वो आपकी आँखों तक को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की भी कुछ औषधियाँ होती हैं। कुछ एक्सेसिव आपने ले लिया, अगर अच्छी तरह से आपको हैंडल नहीं करना आ रहा है तो वो दिक्कत कर सकती है। आज के समय में जैसे एलोवेरा का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो एलोवेरा में ना तो गंदा है ना पारा है, बड़ा जितनी भी कोई सी भी ब्रांड वाली कंपनीज है बड़ा तगड़े तरीके से प्रमोट कर रही हैं। लेकिन एलोवेरा भी यदि आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो कफ प्रकृति आपकी बढ़ा देगा। अब लोगों को खांसी नज़ला जुकाम की प्रकृति बढ़ जाएगी, कुछ लोगों को रैशेज होने लगते हैं, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो एवरीथिंग अंडर द सन हैज़ इट्स ऑन साइड इफेक्ट। सूर्य के नीचे जो भी कोई द्रव्य है उसका अपना कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही होता है। चाहे वो पानी है, पानी आपने ज़्यादा मात्रा में पी लिया तो उसको आयुर्वेदा में कहा जाता है अत्याम्बु। अत्या मीन्स अति, ज़्यादा, अम्बु मीन्स पानी। तो वो वाटर टॉक्सिसिटी जिसको एलोपैथ साइंस में बोला जाता है, वो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखिए, मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल बातों ही बातों में निकल के आ गया, तो पानी के भी साइड इफेक्ट हैं। ऐसी स्थिति कई बार होती है कि डॉक्टर आपको कहता है पानी ज़्यादा पीजिए, और आपको यदि लीवर की दिक्कत या फिर किडनी की दिक्कत है तो हम लोग उसमें बोलते हैं कि आप पानी कम पीजिए। तो सर ये जो साइड इफेक्ट होते हैं फिर उसके भी आपके पास इलाज है, वो भी आपके पास फिर से इलाज, मतलब इसमें आप हाँ होते हैं, बट उस तरह के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाते हैं, खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और सर ये कितनी क्वांटिटी में और कब कब लेना होता है, थोड़ा बताओ। क्या लेना होता है? ये चुलगोजे जिसकी बात कर अच्छा, रहे थे। चिलगोजा पाक, ये केवल आधा चम्मच सुबह शाम की इसकी मात्रा लेनी होती है। और कई बार किन्हीं स्थितियों में हम लोग इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ औषधियाँ भी अपने पेशेंट्स को इस वजह से दे देते हैं कि उनको ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो अपना ट्रेंड चलाया हुआ है आयुर्वेदा में वो बिल्कुल हटके इस तरह का ट्रेंड चलाया हुआ है कि आयुर्वेदा में बीच में एक जनरल परिपाटी चल गई थी, या र्यूमर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी कि आयुर्वेदा महंगा होता है। तो हम उस परिपाटी से भी हटाने की कोशिश लोगों के माइंडसेट को कर रहे हैं कि आयुर्वेदा महंगा नहीं होता, आयुर्वेदा सस्ता होता है। इसी वजह से हम जो उसकी कॉस्टिंग एक आती है उस पर अपना मिनिमल चार्ज रख के, देखिए आप समझते हैं कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो रख के उसके साथ फ्रीबीज के तौर पे कुछ दवाएं व्यक्ति को दे देते हैं, ताकि उनको ये लगे मेरा कुछ ज़्यादा अतिरिक्त इसमें खर्च नहीं हुआ, अगर उनको साथ में कोई और डिजीज़ होती है। सर एक चीज़ मुझे और बताओ, क्योंकि आप एक किडनी और यूरिन इन्फेक्शन से में एक्सपर्टीज़ है आपकी, तो थोड़ा लाइफस्टाइल टिप्स दो हमारी ऑडियंस को कि कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ताकि हमारा ये किडनी वगैरह बिल्कुल परफेक्टली काम करती रहे। देखिए, सबसे बड़ा, किडनी अगर परफेक्टली काम करती रहे, सबसे बड़ा तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि सुबह को उठ के 3, 4, 5, 6 गिलास, 1 बाल्टी पानी पी लेना। ये आपने देखा भी होगा खूब। आप तो नहीं करते ऐसा? मुझे लगता है आप करते हैं। नहीं, मैं तो पानी पीता हूँ 1 गिलास बस गरम। अच्छा, इसको ऊषा पान बोला जाता है आयुर्वेदा के अंदर। ऊषा पान का मीन्स यदि सूर्य पूरे तरह से उगने से पहले आप उठ जाते हैं तो उस समय में आप 2-3 गिलास पानी पी सकते हैं। पैर के पंजों पर बैठकर उसको वापस निकाल दीजिए, वमन क्रिया कर दीजिए, जब तक अंदर से आपके खट्टा पानी निकलता रहे, तो यानी पित्त और एसिड पड़ा हुआ है, तब तक उसको निकालते रहिए। और उसके बाद फिर आप उसको कम कर दीजिए, 1 से 2 गिलास पर ले आइए। एक तो मतलब क्या कुल्ला करना है, क्या करना है? पानी पीना है, ठीक है। आपको अपनी पाँव की उंगलियों पर बैठना है, यहाँ पर हल्का सा हाथ लगाना है, प्रेस करना है, और 2 उंगली अंदर डाल के पानी वापस बाहर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो पर्पसली वॉमिट करना है, पर्पसली वॉमिट आपको करना है रोज सुबह। वो किस लिए करना है ये भी मैं बता देता हूँ। जब तक अंदर से खट्टा पानी निकल रहा है, यानी अंदर टॉक्सिन्स आपके पड़े हुए हैं, वो इसी तरीके से है कि अंदर जहर पड़ा हुआ है, ऊपर से आप अमृत पी रहे हैं, तो कुछ अंदर जाके वो जहर के साथ मिल जाएगा, वो भी जहर हो जाएगा। ठीक है। बुरे के साथ व्यक्ति अगर बैठ जाए तो बुरा बहुत तेजी से बनता है, अच्छा बहुत टाइम लगता है बनने में। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जहर के साथ अमृत भी यदि आप पी ले तो वो भी जहर बन जाएगा। इसलिए वो पर्पसली आपको वॉमिट करना है। फिर 2, 3, 4, 5, 6 दिन बाद जब आपको लगे कि पानी का कलर वैसा आने लगा जैसा मैंने पिया है, ट्रांसपेरेंट आने लगा, पित्त वाला नहीं है, खट्टा नहीं है, तो फिर आपको ये समझ लीजिए कि अब अंदर पित्त पड़ा हुआ नहीं है, तब आप उसको वॉमिट करना बंद कर दें। और पंजों पे बैठना जरूरी है? वो इसलिए कि ये प्रोसेस है वॉमिट करने का, अदरवाइज सर ये बहुत टफ चीजें करना है। सुबह सुबह आदमी उठेगा, जून जाएगा, उल्टी कर रहा है सुबह। हाँ सर, एनर्जी भी निकल घर वाले जाती सुन है। रहे हैं, क्या हो गया इसको? नहीं, कोई बात नहीं। अगर घर वाले सुनेंगे उनको सुनने दीजिए, घर वाले भी आपके साथ लग जाएंगे इसमें, है ना। सर ये तो फिर वो ही हो जाएगा, सुबह है पड़ोसी सोच रहे क्या चल रहा है इनके घर कोई में। नहीं,
पड़ोसियों को सोचने दो, पड़ोसियों का काम ठीक सोचना है। है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। आप ये पहला स्टेप हो ये गया। हमें तब करना है जब सूरज उगने से पहले अगर आप उठते हैं तो, लेकिन वो तो बहुत कम लोग होते बहुत कम लोग होते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सुबह जब आप उठते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं 4-5-3 गिलास में पानी पी लूंगा तो मुझे मोशन जाना हो जाएगा। नहीं भैया, ये सिर्फ एक मिथ है, मोशन जाना नहीं होता। सर वैसे पता हो जाता है नहीं। अगर बॉडी को वैसे बना रहे हो सुबह सुबह उठ के आपने ना ये क्यों हो जाता है, ये इस वजह से हो जाता है कि वो पानी नहीं करता, ये आपकी सोच करती है। सर कुछ लोग तो सिगरेट पीते सोचते हैं कि भाई सिगरेट पीऊंगा तभी आएगा क्योंकि वॉशरूम। देखो सिगरेट में ना एक तो कई तरह के चूर्ण होते हैं सिगरेट में, बादाम का तेल होता है सिगरेट में, इस वजह से उससे स्टूल पास हो जाता है। ठीक है, तो खैर मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ऐसी कोई तरीका नहीं है कि आपने अंदर धुआं डाल दिया और वो धुएं ने प्रेशर कहीं फंसा हुआ है, प्रेशर उसको फटाक से बाहर निकाल दिया। ना पानी में कुछ ऐसा होता कि आपने ऊपर से पानी पिया और वो उसने कोई अंदर मोटर लगा हुआ है और एकदम से प्रेशर पानी का बना और उसने फटाक से बाहर फेंक दिया आपके स्टूल को। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बूंद 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 करके डाइजेस्ट होता है, किडनी उसको फिल्टर करती है और 1 से 2 घंटा बाद तक ये प्रोसेस चलता है। तो ये टेक्निकली मैंने मजाक के तौर पे, आप लोग मजाक के तौर पे पूछना चाह रहे हो तो मैंने भी ऐसे बता दिया। तो ये प्रोसेस एक होता है, ये मल को जब आना होगा वो तभी आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती है कि आपने अपना माइंड सेट ऐसा बना लिया कि मुझे पानी पी के ही पेट साफ होता है, तो आपको ऐसा ही होगा। बायो क्लॉक हमारे शरीर के अंदर होती है, जैविक घड़ी। यदि आपने पानी पी के ऐसा सोचा तो वो पानी पी के ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप जैसा 10 दिन करने लगोगे अपने शरीर के साथ, वैसा ही होने लगेगा। ठीक है, पहली बात तो ये, जो लोग सुबह जल्दी से उठ नहीं पाते, 9-10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 ml पानी पी लें, 1 कप गर्म पानी पिए, टहले 5-7-10 मिनट, और उसके बाद उनको निवृत्ति हो जाएगी शौच की, मतलब स्टूल पास होने की, पेट साफ होने की हो जाएगी। सुबह को आप भोजन जो करते हैं, नाश्ता, आयुर्वेदा के अंदर मैं बता दूं, नाश्ता जैसी कोई कुछ नहीं होता। अच्छा, कि नाश्ता करो ही मत, ये नहीं करना, मतलब वहां पर भोजन होता है सीधा सीधा। अच्छा। तो पूरा पेट भर के आप भोजन करो, कुछ भी खाओ जो आप पचा सकते हो, कुछ भी खा लीजिए, सब पच जाएगा नाश्ते में। कितने टाइम क्या होना चाहिए? नहीं, टाइम तो देखिए वो गुजर चुका आपका, जो सुबह 7-8 बजे तक कर लेना चाहिए। छोले भटूरे कुछ भी खा सकते हैं सुबह। हाँ, छोले भटूरे आप खा सकते हो, उसके ऊपर मक्खन की पूरी अमूल की टिक्की रख के खा सकते हो। ना, अगर आप चाहें। अमूल की मक्खन की टिक्की की बात आ गई तो ये भी सर्वनाश बहुत ज़्यादा कर रहा है आजकल हमारे हेल्थ का, क्योंकि लैक्टोबैसिलस उसमें दूध में होता है और उसमें नमक भी डला हुआ है, यानी मक्खन जो बना हुआ है वो दूध का बना हुआ है और साथ में उसमें नमक है। तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। जो नोनी घी या मक्खन हम लोगों के यहाँ की पद्धति है सफ़ेद मक्खन वाली, तो वो सफ़ेद मक्खन खाएं और उस पर नमक प्लीज़ ना डालें। ठीक है, और दूध आप लेना चाहते हैं तो आधा घंटा बाद ले लें। हालांकि आयुर्वेदा में बहुत सारे लोग, मतलब ये माना जाता है कि सुबह का दूध जो है वो गैस बनाता है। हाँ, बनाता है। ठीक है, सही तरीका दूध का पीने का रात का ही है, वो भी मैं बताऊंगा कब का है, किस काल का है, किस प्रहर का है। आपने नाश्ता कर लिया और दोपहर के समय 11-12 बजे तक, जब तक पूरी तरह से सूरज उदय ना हुआ हो, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, पपीता खा लेते हैं। खाली पेट कभी भी पपीता नहीं खाना चाहिए, आंतों को खराब कर देता है। वो एक समय बाद जाके बातें पता चलती हैं। आपका क्वेश्चन शुरू हुआ था कि मुझे यूरिन और किडनी हेल्थ को लेके कुछ बता दीजिए जिससे मेरी किडनी हेल्थ बनी रहे। तो मैं सारी चीज़ें उसी से संबंधित बता रहा हूँ। लीवर भी इससे ठीक रहेगा, किडनी भी इससे ठीक रहेगी। शाम को आप थोड़ा बहुत यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हालांकि लेना नहीं चाहिए। द्वियम भोजनम का सिद्धांत है, पूरे दिन में 2 बार भोजन करें। रात का भोजन यदि आप करना चाहते हैं 6-7 बजे तक कर लें, 8 बजे तक कर लें। लाइफस्टाइल आजकल का इस तरीके का है कि 10-11-12 बजे तक भी लोगों को खाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि यदि मार्केट से भी आप लोग कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बन ब्रेड वाले बर्गर हो गए, ब्रेड हो गई, आप सोच रहे कि ब्राउन ब्रेड और गेहूं वाली ब्रेड, ये सब कुछ मिथ है। कोई नहीं बनाया जाता, सब कलर लगाए जाते हैं, चटक कलर लगाया जाता है, ब्राउन कलर लगाया जाता है, जैसे वो गेहूं की बनी आपको डबल रोटी दिखे। आजकल तो सर अलग अलग तरीके की आ गई, मिल्क भी आ गई, मिल्क ब्रेड, व्हीट ब्रेड, अलग अलग तरीके की, वो भी गलत है। सब कुछ ये मल्टीग्रेन, ये मल्टीग्रेन वगैरह, ये जिस तरीके से जो ब्रेड बनती है उसी तरीके से बनती है। ठीक है, लेकिन उसमें हल्का फुल्का सा ऊपर किसी ने अलसी लगा दी, किसी ने सौंफ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। उन चीज़ों का मोटे तौर पे कोई भी मतलब नहीं है। आप उनके पैकेट पे ध्यान से पढ़ोगे, किसी ने लिखा हुआ है इट डज़ नॉट
रिप्रेजेंट्स द ट्रू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये केवल एक ब्रांड नेम है। जैसे कच्ची घानी सरसों के तेल पे आजकल कच्ची घानी ब्रांड नेम चल गया, सब लोगों ने बना दिया कच्ची घानी। कोई कच्ची घानी के आगे एस लिख देता है, कोई पीछे एस लगा देता है, कोई बाद में एस लगा देता है, ताकि ट्रेडमार्क में ना फंसे, वो चल जाए। ठीक है, तो रात का भोजन यदि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो इस तरह का ऑर्डर कीजिए जो फ्रेश बना हुआ हो। मैं तो ये मानता हूँ कि यदि आप समोसा मार्केट से मंगा रहे हो ना, आपके सामने समोसा है और बन का 2 ऑप्शंस हैं, बर्गर का ऑप्शन है, तो समोसा मंगा लीजिए, समोसा ज़्यादा बेटर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें खमीर वगैरह नहीं बना हुआ, खमीर फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं बनता हो। पर सर वो जो तेल यूज करते हैं समोसे के लिए वो भी तो बहुत मतलब बहुत टाइम का होता है, वो नया नया नहीं होता कि वही भैया नया नहीं उसको होता, रीयूज भी तो हाँ, करते रीयूज रहते हैं करते रहते हैं, वो खराब होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हेल्दी है, बट वो बन से ज़्यादा हेल्दी है। वो डबल रोटी वाला जो प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो या पिज़्ज़ा मंगा रहे हो, उससे ज़्यादा वो हेल्दी है। हालांकि जो पिज़्ज़ाज बेसेस आजकल अच्छे डोमिनोज वगैरह में बनाए जाते हैं, इस तरह के वो वहाँ ताज़े ताज़े बनाए जाते हैं, वो ठीक है कुछ, लेकिन हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगा ले, थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। और बन वाले जो बर्गर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बन तो हाथों हाथ नहीं बनाया जाता, वो तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, तो खमीर उठने के बाद वो तैयार किया जाता है। लोगों के मन में ये भी मीथ है कि उसमें मैदा होता है, भटूरे में मैदा होता है, समोसे में मैदा होता है। देखिए, आप एक काम कीजिए, एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा। किसी को भी मैं कहता हूँ जो ये समझते हैं कि मैदा हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है, भैया आंतों में जाके तब चिपकेगा यदि आप उसको चम्मच भर के मैदे की ऐसे ही खा रहे हो। आपने मैदे में यदि घी लगा दिया और आप उसको पानी में डाल के देखिए, वो चिपकेगा ही नहीं, है ना। हमारे पेट में जाके ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि वो उसको चिपकने नहीं देगा। मैं लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मैदा खाइए। सर इससे तो मोमो खाने वाले बहुत खुश हो मोमोज के लिए कहा जाता है कि खाओ तो चिपक लेकिन जाओ। सर कह रहे हैं साथ साथ घी भी खाओ बेटे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साथ में घी खाइए, लेकिन मोमोज का जो बनने का प्रोसेस है वो स्टीम प्रोसेस से बनता है। आप मोमोज का जो बाहर वाला आटा होता है, कहीं उसको चिपका के तो देखिए, चिपकेगा नहीं। वो दीवार पे चिपका के देखिए। 2 प्रॉपर्टीज होती है, कोहेसिवनेस और एडहेसिवनेस। जैसे गोंद और गम मार्केट में आते हैं, उनको एडहेसिव बोला जाता है। एडहेसिव मतलब ये एक प्रकार का बेस है और आप उसको दूसरे प्रकार के बेस के साथ चिपकाएंगे तो उसके साथ जाके चिपक जाएगा। तो इसी प्रकार से जो मैदा होता है बना हुआ, उसमें घी भी लगा है, उसमें बाकी और चीज़ें भी लगी हैं, तो आप यदि उसको दीवार पे चिपका के देखेंगे तो चिपकेगा नहीं। हमारी आंतों में जाके कैसे चिपक जाएगा? नहीं चिपकता वो आंतों में। ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशंस वगैरह होते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैदे को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं केवल मिथ एंड फैक्ट पे हमेशा बात करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक बच्चे को अगर आपको बहकाना है, डराना है, बेटा सो जा भूत आ जाएगा, तो बच्चा सो जाएगा, तो इसका मतलब असलियत तो हमें भी पता है कि भूत भूत कुछ नहीं आता, बच्चा लेकिन डर के सो जाता है ना। तो यदि डराना है बच्चों को कि हाँ बेटा हाथों में जाके मैदा चिपक जाता है, तो आप उनको बोल दीजिए चिपक जाता है, लेकिन हकीकत ये चिपकता नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि सुबह सुबह अपना आप उठिए, यदि सुबह उठते हैं तो 2-3 ग्लास पानी पी सकते हैं। पानी पीने का मैंने तरीका बता दिया। 11-12 बजे आप फल खा सकते हैं, 1-2-3 फल खा सकते हैं, बढ़िया काम करेगा। शाम को आप यदि चाय पीने की आदत है तो जड़ी बूटियों वाली चाय आती है, प्राकृतिक चाय के नाम से, गुरुकुल आदि जैसी कंपनी की मिलती है, वो आप ले लीजिए। ग्रीन टी जो लोग पीना चाहते हैं, ग्रीन टी पीना ना पीना बराबर है, उससे कोई बहुत मोटा फर्क नहीं होता। जो लोग वेट वगैरह लूज करने के लिए पीते हैं, कोई मतलब नहीं होता ग्रीन टी का। सही बताओ सर, काफ़ी लोग पीते हैं ऐसे तो कि कुछ नहीं होता। ग्रीन टी 100 कप पीने के बाद जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, तब थोड़ा बहुत जाके फ़ायदा मिलेगा ग्रीन टी वाला, क्योंकि उसके अंदर के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, वो ग्रीन टी जो मार्केट में आती है वो वाली कायदे की ग्रीन टी होती नहीं जो हमें पीनी चाहिए। वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है कि यहाँ पे कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो सर कायदे की ग्रीन टी कौन सी है बता दो ताकि लोग वो पी लें फिर। ग्रीन टी कौन सी बढ़िया होती है, ये क्वेश्चन पूछे ही मत। ग्रीन टी पीने का कोई खास मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी की भी है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मैं तो यदि मुझसे पूछेंगे ग्रीन टी, तो मेरे लिए हरित पेय, ग्रीन टी का मतलब हरित पेय। हरित पेय मीन्स जो जड़ी बूटियों से बनी हुई है, उसमें चंदन डलता है, सौंफ डलती है, खस घास डलती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डलती है। जड़ी बूटियों वाली चाय आती है और पतंजलि की भी आती है, हालांकि वो सो है, बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन कर रहा हूँ। जो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल पे खरी उतरती है वो है गुरुकुल कांगदी की चाय आती है, प्राकृतिक चाय के नाम से, वो यूज़ कीजिए। हम लोग भी बनाते हैं उसको, प्राकृतिक चाय को। उसमें सफ़ेद चंदन डलता है, लाल चंदन डलता है, सौंफ डलती है, गुलाब की पत्ती डलती है, ये सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स उसमें डलते हैं, वो पीनी चाहिए। आप उसको सीधा सीधा पानी में पका के पी लीजिए, या फिर जिस तरह से प्रॉपर दूध की चाय बनाते हैं वैसे। सर ग्रीन टी इसलिए भी पीते हैं ना लोग कि वेट के लिए तो पीते ही है, बाकी थोड़ा बहुत डिटॉक्स हो जाए बॉडी का, इसलिए आपको पता है वाकई में डिटॉक्स होती है? मुझे कोई ऐसा आप एक एविडेंस स्टडी दिखा दीजिए
या किसी एक ऐसे बंदे से बात करा दीजिए जो ऐसा प्रूव कर दे कि मैंने ग्रीन टी पी के अपना वेट लूज किया है। सर किस चीज़ से कुछ दे दो टिप कि डिटॉक्स हो जाए लोगों की बॉडी, ऐसा हाँ। कुछ है? देखिए, डिटॉक्स करने के लिए तो आजकल बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बड़े बड़े जग दिखाते हैं कि मैंने इसमें चुकंदर डाल लिया, मैंने इसमें ये डाल लिया, मैंने इसमें वो डाल लिया। सही मायने में डिटॉक्स करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है लंघन। आयुर्वेद में बोला जाता है लंघनम परम औषधम, उपवास। तो ये उपवास की जो पद्धति चली है, व्रत रखने की जो पद्धति चली है, जो उसको धर्म से जोड़ा गया है, वो इसी वजह से जोड़ा गया है कि व्यक्ति उस बहाने उपवास कर ले। सबसे बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन का तो तरीका यही है। और कुछ फिर खाओ ही मत बेसिकली। हाँ, कुछ नहीं खाना है आपको। शहद ले सकते हैं, पूरे दिन में आप 2 चम्मच ले सकते हैं। छाछ आप ले सकते हैं, वही जैसे मैंने बताया। डिटॉक्सिफिकेशन जो करता है वो बहुत बढ़िया करता है छाछ। और जौ का पानी, जौ के पानी से बियर मत समझ लेना कि सर ने तो जौ का पानी बताया चलिए बियर पीते हैं। कुछ लोग पथरी वाले काम करते हैं आजकल कि वो जौ का, डॉक्टर्स बता देते हैं जी बियर आजकल के बियर पी लो। मुझे तो लगता नहीं कोई बियर जौ से बनती होगी, क्योंकि सब केमिकल प्रोसेस है। और यदि जौ से बनती भी है तो आपको आदत लग जाएगी। जौ का पानी मीन्स बारले को आप रात भर पानी में भिगो के छोड़ दीजिए और सुबह को हाथ से उसको मसल लीजिए। उसको बोला जाता है आयुर्वेदा की भाषा में हिम, और छान के उस पानी को पी लीजिए। एक तो ये है। और ये सब जो चीज़ें होती हैं कि आप कुष्मांड जो होता है, कुष्मांड पेठा, आप उसको आधा घंटा गर्म पानी में डाल के छोड़ दीजिए और खा लीजिए। कुष्मांड को उबालना नहीं है, उबलते हुए पानी में उसको डाल दीजिए और ढक लीजिए, वो आपको खाना है। सैलेड लोग खाते हैं। सैलेड में बता दूं, सैलेड बहुत ज़्यादा गलत परिपाटी है खाना, क्योंकि आपके पेट को मोटे तौर पे 45 मिनट मिलते हैं खाने को पचाने में। और यदि आयुर्वेदा में कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप सैलेड खाइए, सलाद खाइए, पद्धति नहीं है। क्योंकि वो लोग स्प्राउटेड बीन्स खाते हैं, मूंग खाते हैं, उड़द खाते हैं। अब आप इसको ये सब नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, नहीं खाने बट सर लोग आमतौर पे अपने बॉडी का प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए ऐसी खाई जाती हैं स्प्राउट्स या जो आपने दाल बोली है। वो मैं बता रहा हूँ, कुछ विशेष कारणों से कुछ समय के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन वो भी आप हफ्ते 10 दिन तक खाइए। उसके बाद उस क्रम को तोड़ दीजिए, यानी जो आप स्प्राउट खाते आ रहे थे वो तोड़ दीजिए, प्रॉपर खाना खाइए। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे अंगीठी है। जब भी आप खाना खाते हैं तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, मशीन शुरू हो जाती है पेट के अंदर उस खाने को पचाने के लिए। वो लगभग 45 मिनट का समय लगता है। अब आप उसको कच्चा भोजन दे रहे हो तो पहले वो उस खाने को पकाएगी, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा पचाने का। तो वो धीरे धीरे अग्नि है, 13 प्रकार की शरीर में अग्नि होती है जो उस काम को 13वीं जो अग्नि होती है वो होती है जठरा अग्नि। वही हमें भूख लगाती है, वही हमारे खाने को पचाने के प्रोसेस को पूरा करती है। तो उस अंगीठी पे यदि आपने कच्चा भोजन डाल दिया तो पहले तो उसको पकाएगी, पकाने में वो ठंडी हो जाएगी, तो वो उसको पचाएगी कब। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का मैंने प्रोसेस बता दिया आपको कि पेठा जो है, पेठे का रस आप पी सकते हैं। सफ़ेद पेठा जिसकी मिठाई आगरे वाली मिठाई बनती है, वो आप खा सकते हैं, जिस प्रोसेस से मैंने बताई है। और आयुर्वेद में सिद्धांत क्या है सलाद खाने का, कौन सी सलाद आपको खानी है जिसकी हम सब्जी नहीं बनाते। चलिए बताइए, आप लोगों में से सब्जी किसकी नहीं बनाते हम? कौन सी ऐसी सब्जी या फल है जिसकी सब्जी नहीं बनाई जाती? रोटी के साथ खीरे सर खीरे की नहीं अरे बिल्कुल करेक्ट, उन्होंने बात पकड़ ली। खीरे की सब्जी नहीं बनती। खीरा को आप कच्चा खा सकते हैं बिना पानी में सोख किए। ककड़ी को खा सकते हैं। खीरा का हाँ। गाजर, गाजर की तो सब्जी बनती है, फिर भी कच्चा नहीं खा सकते। कच्चा आप खा सकते हैं। यदि जूस आप उसका पीते हैं, मतलब खाया जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा, वो भी उसमें आपका जल तत्व शरीर में बढ़ा देता है, कफ की मात्रा बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप उसके साथ यदि उसको खा रहे हैं, आंवला वगैरह इसी वजह से लगाया जाता है, उसके साथ वो लगा लीजिए। ये प्रोसेस है। तो इसको कंसाइज में करता हूँ। यदि आपको कोई अन्य पदार्थ खा के, अन्य प्रोडक्ट खा के अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना है तो उसमें सबसे अच्छा है पूरे दिन में आप शहद और पानी, सादे पानी में शहद मिला के ले लीजिए। कुष्मांड यानी पेठा सफ़ेद वाला 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भीगा रहने दीजिए, डिप रहने दीजिए, उसको खा लीजिए। उसके अलावा जौ का पानी, जौ 1 चम्मच, थोड़ा सा कुटा हुआ अधकुटा, यवकुट जो शब्द है जौ कुट, वो वहीं से निकल के आया है। 1 गिलास पानी में भिगो के छोड़ दीजिए। अच्छी तरह सुबह को मसल लीजिए, छान के निचोड़ के पी जाइए। ये सुबह, ठीक है, ये इसका तरीका और है। सर कुछ लोग जैसे जूसेस भी आते हैं मार्केट में आजकल, वेजिटेबल जूस आते हैं स्पेशली डिटॉक्स के लिए, तो वो पीने चाहिए या वो भी नहीं पीने? कुछ नहीं होता भैया, जितने भी जूसेस होते हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है। जूस का आप कोई भी डिब्बा उठा के देखेंगे, उसमें देखना जूस कितना होता है। उनके नाम ऐसे रखे जाते हैं
नाम मैं नहीं लूँगा, कि व्यक्ति को लगता है रियल में जूस, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स में तो देखो कहीं कंपाउंड शब्द लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, 0.1 कंसनट्रेट ऑफ फलाफल, तो आप कुल मिला के 2% भी जूस नहीं होता, सब चीनी और पानी होता है। जैसे कोरोना काल में ट्रेंड चला था इम्यूनिटी बूस्टर का, सब लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर लिखना शुरू कर दिया था, सारी कंपनियों ने हैंड सैनिटाइजर्स बना दिए थे, इवन पार्ले जैसी जो बिस्किट वाली कंपनी है उन्होंने भी हैंड सैनिटाइजर अपने बना दिए थे। तो ये इंडिया में ट्रेंड चल जाता है, उस ट्रेंड को कैचअप किया जाता है। ऑर्गेनिक लिखने का आजकल बड़ा ट्रेंड है, ऑर्गेनिक हर चीज़ पे लिख दिया। पर सर जैसे वो आप पिसवाते हो जूस जो आपके सामने बनते हैं, वो तो पी सकते हैं? हाँ, वो पी सकते हैं, उसमें भी एक सिद्धांत है, उसमें भी मैं घुसा रहा हूँ। और भैया कहेंगे कि सर आप तो हर चीज़ में बता रहे हो, क्योंकि प्रोसेस यही है कि उसको बिना छलनी लगवाए पीजिए, बिना छनवाए। जो उसके फाइबर्स होते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाने चाहिए, फाइबर्स तो ऊपर छलनी में रुक जाते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि आंतों को फाइबर चाहिए किसी भी चीज़ को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, माइन्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपको शरीर को देने के लिए। तो फाइबर आपकी आंतों में रुकेगा, बाकी चीज़ आपका लीवर और किडनी आपको छान देगी, उसको जूसेस के जो माइन्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फाइबर आपके पेट में रह जाएगा, तो पूरी तरह से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। चलो सर, ये तो आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें दी, लेकिन एक चीज़ आप मार्केटिंग में भी ऐसी कर रहे हो। आजकल हमने देखा आपका जो प्रोडक्ट है, वाकई च्यवनप्राश जो आपका प्रोडक्ट है, आप उसके साथ मतलब 10-12 हज़ार के गिफ्ट अपने कस्टमर्स को भेज रहे हो, और मतलब कैसे कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो? सर एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं कर पाते आजकल, कोई उनका प्रोडक्ट ले और गिफ्ट भी आ रहे सर। आप मतलब 1000 रुपए 1100 रुपए का वो प्रोडक्ट है, आप 12,000 तक के गिफ्ट आप कस्टमर को भेज रहे हो, मतलब ये क्या सिस्टम है? देखिए, इसके पीछे मेरा माइंडसेट यही है, ये लॉस मेकिंग मॉड्यूल है मेरा। हालांकि मेरा बिजनेस सीक्रेट है, लेकिन आप लोगों ने पूछ लिया तो चलिए कुछ बता लेता हूँ, कुछ छिपा लेता हूँ कि कैसे कर पा रहा हूँ। इसके साथ जो प्रोडक्ट्स हम बाकी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक तो हम आपको इनडायरेक्ट वे में वो भेज देते हैं, क्योंकि उसमें से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे निकल आते हैं, जब वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो वो हमें उसको ऑर्डर करते हैं कि ठीक है, क्योंकि उसके साथ एक मिनिमल क्वांटिटी जाती है, उसको यूज़ करने के बाद हफ्ते 10 दिन तक यूज़ करने के बाद जब उनको अच्छा लगता है तो वो हमें उसको ऑर्डर कर देते हैं। और 10-12 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट हम इस वजह से देते हैं कि वो कस्टमर्स भी हम कैटर इस बहाने कर पाए हैं जो 2-2 साल से हमसे इंक्वायरी कर रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। तो उनको लगता है 10-12 हज़ार रुपये के तो मुझे साथ में प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं मंगा ही लेता हूँ। तीसरा ये कि हम उन कंपनीज़ के सामने खड़ा होना चाह रहे हैं अपने च्यवनप्राश, वाकई च्यवनप्राश को लेके, जो कंपनी बहुत सालों से, 100 सालों से, 50 सालों से मार्केट में टिकी हुई है। माफ़ी चाहूँगा, मेरी इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं उनको उखाड़ के फेंक सकूँ, मेरा ऐसा कोई माइंडसेट भी नहीं है, मतलब इसको ये मत समझना। लेकिन हाँ, मैं एक स्पेस उनकी बीच में बनाना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं, कि लोग एक्स कंपनी को जानते हैं, ए कंपनी को, बी कंपनी को, सी कंपनी को जानते हैं, तो यदि मेरी डी लेवल वाली कंपनी है वाकई च्यवनप्राश के मामले में, उसको भी जान लें। विशुद्ध के नाम से मेरा ब्रांड है, मैंने इसी वजह से उसका नाम भी रखा हुआ वाकई च्यवनप्राश। मैं केवल क्वालिटी के आधार पे तो लोगों के बीच में वो प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता हूं कि ये वाकई में च्यवनप्राश है। पूरे वर्ल्ड में मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि सोने का वर्क और चांदी का वर्क हम उसके साथ अलग से देते हैं, ताकि सोना चांदी के नाम पे जो लोगों के साथ धोखा किया जाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि च्यवनप्राश में सोना चांदी है नहीं है? तो हम लोग सोना चांदी का वर्क अलग से दे देते हैं कि अपने हाथ से मिलाइए, ताकि आपको पता चले कि सोना चांदी मैंने अपने हाथ से डाला है। अच्छा, और सर क्या बेनिफिट है इसका? बेनिफिट्स तो च्यवनप्राश एक अपने आप में रसायन है, पूरी बॉडी की ओवरऑलिंग कर देता है। मैं अपने च्यवनप्राश, वाकई च्यवनप्राश जो विशुद्ध कंपनी के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं, उसमें हमने क्या किया हुआ है कि ये ध्यान रखा हुआ है, बिल्कुल उसको उसी पद्धति से बनाया हुआ है जिस पद्धति से, जैसा कि शास्त्रों में श्रांगधर संहिता में लिखा हुआ है। शहद हम उसमें यूज़ करते हैं, चीनी नहीं यूज़ करते, गिर गाय का घी यूज़ करते हैं। ज़्यादा सर्दियों में तो आप उसको हथेलियों के बीच में रोल करोगे तो गोली बनाकर बच्चों को टॉफ़ी की तरह चुसा सकते हैं। ओके। और सर आपकी कंपनी की टैगलाइन भी बड़ी यूनिक है, मैं चाहता हूँ आप जनता को बताओ। टैगलाइन हमारी है पक्के वाला देसी। सर पक्के वाला कौन देसी होता है, मतलब या तो देसी होता है या नहीं होता? ये पक्के वाला कौन होता? पक्के वाला हमारे यहाँ ना एक, हमारे आंचल में, यानी हमारे देहात में, गांव में, शहर में, नॉर्थ इंडिया में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उस वाली बेल्ट पे, कि भाई तू पक्के वाला वो है। लोग कह देते हैं ना हम भाषा में, तू पक्के वाला फलाना है। तो हमने कहा पक्के वाला देसी। देसी यदि हम लिख देते तो क्या टैगलाइन होती वो? अब लाइन तो लाइन की तरीके से बनेगी। पक्के वाला देसी मीन्स हम हर काम उसी तरीके से करना चाहते हैं जो जैसा कि शास्त्रों में व्याख्यान है, हम उसको बदलना नहीं चाहते। कुछ लोग कह देते हैं सर आप बात करते हुए आपकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है कि भैया क्या करूं।
हम ये चाहते हैं कि हम उस पद्धति को थोड़ा सा सोसाइटी समाज के बीच में ले आएँ जैसी कि वो होनी चाहिए, अपनी जड़ों से हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहें। तो इस वजह से हमने कहा पक्के वाले देसी, हम पक्के वाले हैं, हमें पक्के आइडेंटिटी हमारी ये है, हमें अच्छा लगता है कि हमें कोई पक्के वाला देसी माने। देसी तो सभी लोग हैं। सर एक प्रोडक्ट और है आपका जो कि शुभम जी बता रहे थे, इन्होंने ट्राई किया था, सुआमला। अच्छा, इन्होंने बताया बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है। क्या हाँ सर, मैं चाहता हूँ आप जनता को भी बताओ क्या। जनता को तो आप लोगों के प्यार के कारण सबको पता है, जनता को तो खैर मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली सुवासित आंवला करके प्रोडक्ट है, इसका शॉर्ट फॉर्म है सुवासित से हमने सु वर्ड लिया है और आंवला, सु आंवला, सुवासित आंवला। ये एक प्रकार का आंवला होता है जो विशेष विधि द्वारा चूने आदि के पानी से निथार के, जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसको प्रोसेस किया जाता है, शहद में इसको डिप किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड से उसके अंदर शहद पी लेता है वो, फिर उसमें प्रवाल पिष्टी, सौंफ, गुलाब जल, केवड़ा, ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं प्रोसेस से, और लगभग ये 110 रोगों में काम करता है। इसकी टैगलाइन है दवाई भी मिठाई भी। अच्छा, मतलब खाने में ये दवाई नहीं लगती, मिठाई लगती है। पूरी की पूरी मिठाई लगती है। आप लोगों ने तो खाई है, मेरे ख्याल से खाई भी होगी, आपके किसी फ्रेंड ने, मुझे उम्मीद है कि आपने खाई होगी। इन्होंने तो खाई है। अच्छा, हाँ जी। तो वो एक तरह की मिठाई है, रसगुल्ले की तरह एक रिप्लेसमेंट वो मिठाई का भी है। शुगर वाले पेशेंट्स भी उसको खा सकते हैं क्योंकि विशेष प्रकार के शहद द्वारा वो बनता है जो डायबिटिक्स लोगों को नुकसान नहीं करता। एक तय मात्रा में उसको खाया जा सकता है, 1 पीस प्रतिदिन। सफ़ेद तिल, मतलब वो इस तरह से हमने उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। उसको शास्त्रों में कहा जाता है राग खांडव, इसका जो संस्कृत का नाम है, शास्त्रों के अंदर राग खांडव इसका नाम है, सफ़ेद तिल। तो हमने इसमें जो प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं वो इस तरीके से लगाए हुए हैं कि वो शरीर की 7 धातुओं को, 3 दोष को और 5 महाभूत को, ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिनका बाइफर्केशन मैंने बताया, तो ये बैलेंस कर देता है हमारी बॉडी को। जैसे असमय बालों का गिरना है, नज़र का तेज़ी से गिरते जाना है, कम उम्र में ही बच्चों की हाइट आदि नहीं बढ़ रही है, कब्ज़ है पुरानी, एसिडिटी है, IBS है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो छोटे छोटे बच्चे 18-20 साल वाले होते हैं उनके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, नज़र गिरनी तेज़ी से शुरू हो जाती है, और बहुत सारे फ़ायदे करता है। ये उन सब में वो करता है, डील करता है। बढ़िया करता है। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरी जनता से पूछिए, वो सब आपको इसके फ़ायदे बताएंगे। अरे नहीं सर, करता है। मेरी भी बालों में डैंड्रफ हो रही थी, वो उसमें भी आराम है काफ़ी। और सर कितनी क्वांटिटी में लेना होता है ये? लगभग 50 से 60 ग्राम का एक पीस होता है। पूरे इंडिया में ये आंवला हम लोग ही यूज़ करते हैं, इतना बड़ा, मतलब कह लीजिए इस लेवल का प्रोडक्ट कोई बनाता ही नहीं, मोनोपोली मेरी प्रोडक्ट है। इस वजह से इसके साथ कोई बहुत ज़्यादा हम लोग गिफ्ट वगैरह भी नहीं देते, वो तो अपने कस्टमर के सम्मान में हम लोग दे देते हैं, रिगार्ड में कि चलिए फ्री भी इसके तौर पे कुछ भेज देते हैं। अदरवाइज़ इसके, क्योंकि हमारा मोनोपोली प्रोडक्ट है और सब चीज़ों में एक प्रोडक्ट पे 1000 रुपये के प्रोडक्ट पे 10,000 रुपये के सामान फ्री देना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिकली इसके साथ तो कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल अगर नहीं है। मेरा सर थोड़ा सा ज़्यादा खाने का मन है, मैं 50 की जगह 100 खाना चाहता हूँ, खा सकता हूँ एक दिन में? हाँ, खा सकते हैं आप, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमूमन 1 से 2 पीस ही प्रतिदिन खाने चाहिए। बच्चे इतनी शौक से खाते हैं, बच्चों के सामने आपने रख दिया ना तो गारंटी है बच्चों से छिपा के आपको रखना पड़ेगा। हाँ, मेरा च्यवनप्राश भी ऐसा ही है, बच्चों को लगता है कि चॉकलेट है बिल्कुल, और ये पूरी अपने आप में एक मिठाई की तरह होता है। बहुत बढ़िया, इसकी हाथ में लेने के बाद आपको फील आती है। जिनके बुजुर्गों के दांत भी नहीं है वो भी इसको रसगुल्ले की तरह खा सकते हैं। अरे सर, अच्छा ये तो हो गई आपके प्रोडक्ट्स की बातें, बट मैं थोड़ी वो जानना चाहता हूँ। कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं जैसे नशों के, सिगरेट हो गया या दारू हो गई, तो आयुर्वेदा में इसके क्या क्या उपाय हैं जो आप देते हो कि यार ये करना चाहिए तो कुछ हद तक रुक जाएगी या छूट ही जाएगी? देखिए, सही मायने में दवा इसका बहुत बढ़िया इलाज नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। ठीक है, कोई ये कहे कि सर खुरासानी अजवैन आती है, ये मैंने इसमें पीसा हुआ है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाया हुआ है, वो सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। झूठ मैं बोलूँगा नहीं, सच बात यह है कि इसका कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। इसका जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो है मन, और दूसरा है लठ। सर लठ को पहले कर दो। ये है पक्के देसी वाली आगे बात। है ना, ये है पक्के वाला देसी उपाय। और सर दारू का तो होगा कोई? दारू का लठ, दूसरा भी लठ। दारू का भी लठ? कुछ नहीं। किसी भी तरह की एडिक्शन। तो सही तरीका यही है। बाकी तो आपने सुना होगा कि अदरक को नींबू में डुबो के रख लीजिए, उससे चला जाएगा। वैसे मैं बता दूं, सल्फर, होम्योपैथी में एक दवा आती है सल्फर करके, पोटेंसी मुझे जानकारी नहीं है, किसी होम्योपैथ से पूछ लीजिए। या फिर आपको यदि शराब पीने वाले व्यक्ति की बोतल हाथ में लग गई, जनरली ऐसा बहुत कम होता है, जो व्यक्ति घर में बैठ के पी रहा है वो शराबी की श्रेणी में नहीं आता मेरे अनुसार, क्योंकि वो लिमिट में पीता है। मैंने तो सोसाइटी में ये देखा है,
जो व्यक्ति बाहर से पी के आता है वो झूमता हुआ आता है और जो उसको करना होता है वो करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो ये जो मैं दवा आपको बताने जा रहा हूँ ये काम नहीं करेगी। मार्केट से सल्फ्यूरिक एसिड लाइए आप, बैटरी वाला तेजाब, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरी बोतल में 500 600 700 ml की बोतल जितनी साइज़ की भी आती है मुझे नहीं पता, उसमें केवल एक ड्रॉप आपको डालनी है, बस एक बूंद डालनी है। और ये मत सोचना कि सर जो है तेजाब पीने के लिए बोल रहे हैं। बहुत सारे जो मार्केट में आप गोलगप्पे खाते हो इनमें भी डल जाती है, 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद तक ये लोग भी डालते हैं। हाँ जी, अगर मैं आपको बताने लगूँ कि गोलगप्पों का पानी कैसे बनता है तो उसमें भी तेजाब डाला जाता है, पुदीना हरा उसमें डाला जाता है, ऊपर से गोलियाँ, सोडा उसमें डाला जाता है, हरा कलर उसमें लगाया जाता है और पानी तैयार हो जाता है। बाप रे। गोलगप्पे का पानी ही ज़्यादा पिया जाता है, गोलगप्पे खाते हैं वो। तो ये बात बीच में आ गई तो मैंने आपको बता दी। अच्छा बता दी सर। नहीं, सब लोग ऐसे नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मोस्टली कुछ लोग ऐसा करते हैं। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है सर, उसमें वो 1 बूंद डाल दी बोतल में, फिर उसके वो बाद? डाल दी और बस वो पिए, तो धीरे धीरे जो ईगरनेस है शराब पीने की वो व्यक्ति की कम हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से पी के आ रहा है तो उसके लिए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो मन है अपना। हाँ सही कह रहे हो सर। अच्छा, उस बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि रात को भोजन कब करना चाहिए आयुर्वेदा के हिसाब से, या फिर कौन सी कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रात में खाने के लिए सही रहती हैं आपके हिसाब से? देखिए, रात को अधिकतम 7 से 8 बजे तक आपको भोजन कर लेना चाहिए। और दूध आप पी सकते हैं रात को। दूध पीने का एक सिद्धांत वैसे आयुर्वेद में जो है वो ये है कि दूध पीने की मनाही है आयुर्वेद में रात को। रात को किस प्रकार मनाही है? यदि आप दूध तुरंत पी के सो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है बेड पे बैठे दूध पिया और लिट गए अंदर, ठीक है, तो वो नुकसान करेगा। जो लोग कहते हैं कि मेरे बाबा जी तो इतने दिनों से पीते हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है, मैं उस विषय में नहीं घुसूंगा, क्योंकि मानव शरीर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें पनपने लगती हैं जो उनको पता भी नहीं लगती, और वो दूध पीना उसका कारण नहीं मानेंगे। वो भले ही हमारे सामने जब हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, अपनी रील्स बनाते हैं, उसमें बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हम लोगों को भाषा में अपनी भाषा में लिख देते हैं, वो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन रात को अगर दूध आप पीते हैं तो कम से कम 1 घंटा बाद सोने जाइए, मतलब 1 घंटा बाद सोने की तैयारी कीजिए, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज़ ऐसा पिया हुआ दूध भी आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। सर और क्या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं और क्या गलती लोग आम तौर पे कर रहे हैं? जैसे आपने बताया लोग सुबह उठ के बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, उसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी मेजर प्रॉब्लम है जो आगे जाके सब लोगों को तकलीफ दे सकती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जैसे गर्मियों में दही खाने का चलन चल जाएगा। सब लोग कहते हैं दही ठंडा रखता है, नहीं भैया, दही ठंडा नहीं रखता। दही का जो गुण होता है वो गर्म होता है, उष्ण वीर्य होती है, ठीक है। यदि कोई ऑडियंस को, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि एक्सपर्ट कोई यदि बात बता रहा है उनकी बात भी नहीं मानते, वो चलिए उनका आउटलुक है वो ना माने, तो यदि वो आयुर्वेदा की बुक देखेंगे तो उसमें उष्ण वीर्य लिखा हुआ है। दही आपको गर्मियों में यदि आप खाएंगे तो त्वरित आपको खाने में ठंडी लगेगी, कुछ प्रभाव आपको ठंडा ज़रूर देगी, लेकिन जब वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, पूरी तरह से पच जाएगी। जैसे मैंने खजूर बताया था, लोग खजूर को गर्म समझते हैं लेकिन वो ठंडी होती है, दही को ठंडी समझते हैं लेकिन दही जो है गर्म होती है। तो दही जो खाने का सिद्धांत है वो या तो मूंग की दाल का पानी थोड़ा सा दही में डालें तब यूज़ करें, या फिर उसमें आंवले का पाउडर डालें तब यूज़ करें, या हिंग वाष्टक चूर्ण मिल जाता है अच्छी कंपनी का मार्केट में, वो थोड़ा सा डाल लें तब यूज़ करें। गर्मियों में यदि आप दही यूज़ करना चाहते हैं, दही सही यूज़ करने का तरीका ही यही है। यदि आप दही को बिना मूंग की दाल का पानी डाले, बिना आंवले का पाउडर डाले, या फिर बिना हिंग वाष्टक चूर्ण डाले यूज़ करेंगे तो दही एक समय के बाद आपको ऐसी दिक्कतें पैदा कर देगी जो आपको पता नहीं चलेगी। ओके। और सर दही वैसे लंच के साथ, खाने के साथ तुरंत बाद खानी चाहिए, साथ साथ खानी चाहिए, कैसे? हाँ, देखिए, आप साथ साथ खा सकते हो, इसका कोई बहुत मोटा तय सिद्धांत नहीं है कि बाद में आप ले रहे हैं। वैसे सही यही रहता है कि अगर आप, मतलब आपको मैं ये कहूँ कि सर बीच में खाना खाने के बीच में दही को मत खाइए, तो खाने का आप कहोगे कि सर बाद में तो आप दही पिलवा रहे हो, दही पीने के लिए कह रहे हो, तो बीच में दही खाना खाने के साथ टुकड़े के साथ साथ कोर के साथ साथ टेस्ट बना रहता है, टेस्ट बना मजा रहता आता रहता है, मज़ा सा आता रहता है, तो खा सकते हो जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से। दूसरा तरीका यह है कि भोजन को करने का आपको 2 अन्न यदि आपके भोजन में है, गेहूं भी है और चावल भी है,
तो आप कुछ लोगों को आदत होती है कभी रोटी खा ली, कभी चावल खा लिया, कभी रोटी खा ली, कभी चावल खा लिया। यदि इस तरह के अन्न हैं तो पहले रोटी को निपटाइए, उसके बाद चावल को निपटाइए, या फिर पहले पूरे चावल निपटाइए, बाद में रोटी को निपटाइए। वैसे जो सही तरीका है हमेशा वो पहले चावल को खाया जाना चाहिए और बाद में रोटी को खाया जाना चाहिए। टेक्निकली भी अगर मैं बात ना करूं तो वो इस वजह से है कि आपने पहले रोटी यदि खा ली तो चावल थोड़े से ड्राई अप हो जाएंगे। चावल की एक टेंडेंसी होती है, प्रकृति होती है कि चावल बनने के बाद यदि उसमें हवा लगेगी तो उसमें वात घुस जाती है। वात मतलब एक तरह से हवा का प्रेशर, जो सराउंडिंग्स की हवा है वो उस प्रकार की तो वात, उससे गैस ज़्यादा बनेगी। सर ऐसे कहते हैं अगर चावल को रात में खा के सोते हैं तो पेट निकल जाता है, ऐसा भी होता है क्या? चावल रात को नहीं खाने चाहिए, नहीं भारी होते हैं, पेट निकल भी सकता है, नहीं भी होते एक बात की बात है, लेकिन खाने नहीं चाहिए। और सर कुछ लोग तुरंत पानी भी पी लेते हैं खाना खाने से पहले, तो वो भी सही रहता है या बीच में पी सकते हैं या बाद में ही हाँ, बीच में पी सकते हैं या बाद में पी सकते हैं या पहले पी सकते हैं। देखिए बीच में पानी, आयुर्वेदा में ये जो चलन है ना कि 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, ये 45 मिनट वाला फॉर्मूला कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये चटपटी बातें आजकल आयुर्वेदा में बहुत बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, सड़क किनारे मदारी बैठ के बोलता है जमूरे यूं कर, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो ऐसी चटपटी बातें बताता है कि आदमी घूर घूर के देखता रहता है कि देखो अब क्या होगा। तो इसी तरह से जब टिप्स दी जाती हैं वीडियो के दौरान तो ऐसी बातें बताई जाती है कि आदमी को बड़े चटपटी लगती है सुनने में। तो वो 45 मिनट वाला सिद्धांत कुछ भी नहीं है। आयुर्वेदा में कहा जाता है रुक्ष भोजन यदि आप कर रहे हैं, यानी रूखा भोजन कर रहे हैं, सूखी सब्जी से खा रहे हैं, चटनी से खा रहे हैं, तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना आपको चाहिए, घूट घूट करके पानी पी लेना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद भोजन जब आप करते हैं तो वो लगभग आधा घंटे पहले आपका अग्निबल प्रदीप्त हो जाता है पेट का, यानी पेट आपका खाना मांगना शुरू कर देता है। और यदि आप उस समय पानी पी लेंगे तो वो अग्निबल बुझ जाएगा, भोजन की जो भूख है, खाने की जो भूख है वो आपकी कम हो जाएगी। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो डाइटिंग पर है, यदि भोजन करने से आधा घंटे पहले पानी पी लेता है, आधा ग्लास, केवल आधा ग्लास, पेट भर के पानी नहीं पीना, केवल आधा ग्लास पानी पीना है, और उसके आधा घंटा बाद भोजन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया है जो डाइटिंग पर है, अपना वेट लूज करना चाह रहा है। पहले का मैंने बता दिया किन लोगों को पानी पीना चाहिए, बीच का मैंने बता दिया किन लोगों को पानी पीना चाहिए, और भोजन करने के आधा घंटा बाद तो कोई भी व्यक्ति पानी पी सकता है। तुरंत नहीं पीना चाहिए। तुरंत नहीं पीना चाहिए, ऐसा अमूमन तुरंत भी पिया जा सकता है, कुछ विशेष कारणों से वो चिकित्सक अपने विवेक से सेट करता है कि किन स्थितियों में पेशेंट को तुरंत पानी पीने को कहा जाना चाहिए। अच्छा सर, एक ट्रेंड और चल रहा है आजकल कि जैसे रोटी खाते हैं हम, तो ऐसा कहा जाता है शुगर पेशेंट्स को रोटी नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, रोटी शुगर बढ़ाती है, या फिर मल्टीग्रेन आटा आने लग गया है, या फिर कई लोग मिस्सा आटा, कुछ बहुत चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। देखिए ये जो आटे वाटे बाज़ार में आने लग गए ये तो कुछ नहीं होते, क्योंकि मुझे नहीं लगता, और मैंने कई प्रोसेस भी देखा है बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में, मेरे दिल को पता है या उन लोगों को पता है, मैंने देखा है सामने से, ज़्यादा में बुराई करने वाली बात हो जाती है। मिस्सा आटा यदि आपको खाना है, मल्टीग्रेन वाला आपको खाना है तो घर में खाइए। गेहूं का आटा, गेहूं की रोटी यदि शुगर पेशेंट खा रहा है तो हानिकारक है उसके लिए। बेस्ट जो शुगर पेशेंट के लिए होता है वो होता है जौ का आटा। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैंने जौ का पानी बताया था, और डायबिटिक पेशेंट के लिए मैंने बताया है जौ का आटा। और सर आम लोगों के लिए? आम लोग तो रोटी खा सकते हैं गेहूं वाली, पर फिर ऐसा ना हो ना हमारी शुगर भी बढ़ जाए, जिनका तो लाइफस्टाइल ही अच्छा नहीं तो आप मिस्सी रोटी खाइए, मल्टीग्रेन आटा घर में पिसवा के खाइए अपने सामने, मल्टीग्रेन। हाँ बेस्ट वो रहता है। और सर आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है कि जैसे दूध में मिला के लोग छुआरे खा रहे हैं, मुनक्खा खा रहे हैं, तो ये सही रहता है कि भाई दूध किसकी और ताकत बढ़ जाए? देखिए दूध की ताकत तो बढ़ाना उसी तरीके से है जैसे किसी पहलवान को आपने यदि रिंक में उतार दिया, रिंक ही बोलते हैं ना उसको, जहाँ हाँ उतार दिया और उसके ऊपर 10 किलो वजन और लाद दिया, तो ऐसा थोड़ी ना वो ज़्यादा अच्छा लड़ लेगा। दूध अपने आप में कंप्लीट आहार माना जाता है, पूरा भोजन माना जाता है। बच्चा जो है 6 महीने 9 महीने 1 वर्ष तक केवल दूध पर, माँ के दूध पर रह लेता है, इसी कारण से रह लेता है ना कि अपने आप में संपूर्ण आहार है। तो दूध अपने आप में संपूर्ण आहार होता है। जो लोग डाइटिंग पर रहते हैं या ऋषि मुनि आपने देखा होगा वो दूध और शहद पे रह लेते हैं, तो दूध अपने आप में संपूर्ण भोजन है। दूध आपने पूछा, इससे बढ़िया जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा अपनी जनता जनार्दन को, वो एड्रेस करना चाहूँगा सूप के लिए।
सूप का तो लोगों ने ऐसा सर्वनाश किया हुआ है कि मैं तो सूप पी लेता हूँ, और सूप पी के बड़े खुश हो जाते हैं। भैया सूप में आप डालते क्या हो? ब्रेड क्रम्स डालते हो, तेल में भुने हुए, घी में तले भुने, और आपने उसमें वो डालिए। पहले आप उसको कई कई बार डाल के खाएंगे, फिर आप उसको सूप को पिएंगे। आप उसको ऐसा करके देखो, आपको ऐसा लगेगा मुझे खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि सूप पीने का जो सिद्धांत है वो एपिटाइज़र के रूप में है। उसमें जो मसाले डाले जाते हैं वो आपके खाने को पचा भी देता है, आपकी भूख को बढ़ा भी देता है। आप चाहे उसको भोजन करने के बाद पिएंगे तो आपके खाए पिए भोजन को वो पचा देगा। पहले आप उसको लेते हैं तो आपकी भूख को वो बढ़ा देगा। लेकिन उसका लोगों ने ऐसे सर्वनाश कर दिया, उसमें इतनी चीज़ें भर देते हैं कि आजकल वो उसमें नूडल्स डाल के खाने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, तो ये सब चीज़ें ख़राब है। वाह सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और इतनी नॉलेज आपने हमें दी है, मज़ा आ गया। मतलब बहुत कुछ आज आप ऑडियंस ने सीखा होगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ कि आप इसे अपने तक ना रखें, आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजें, ताकि अच्छी चीज़ें वो भी सीखें, जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वो ना करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सर के इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सर जो है बहुत बढ़िया कंटेंट सर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे भी करते हैं सर। यूट्यूब पर मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, जैसे मैंने बताया था। अब थोड़ा सा और एक्टिव होना शुरू करेंगे। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। और हम आपके यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहाँ पर लगा रहे हैं। जब सब्सक्राइबर्स आकर आपको कमेंट करेंगे कि सर प्लीज़ वीडियो डालो, तो आपको डालनी पड़ेगी। धन्यवाद। हर सर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए जो भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में है। सर की वेबसाइट, जितने प्रोडक्ट्स की बात हुई उन सभी का लिंक नीचे मौजूद है। प्लीज़ जाके आप खरीदें। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं तो प्लीज़ खरीदें उन्हें। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने ये पहनी हुई ये स्वेट शर्ट सिनर की, ये आप खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से realstore.com। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। गर्मी आ गई है भाई, नई नई टी शर्टें खरीदो। और सर से जुड़ने के लिए हमने आपको और बता गर्मी दिया। की आपने यदि बात की है तो गर्मी के लिए जो हमारा प्रोडक्ट होता है सुआमला, सुवासित आंवला, वो बेस्ट है। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे हम बहुत बढ़िया पूरे दिन हल्का हल्का आपको रहेगा। जो लोग डाइटिंग पर हैं, जो लोग मतलब भोजन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, डाइटिंग वालों के लिए बेस्ट है वो। सर वो हम डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं लिंक, ताकि ऑडियंस ज़रूर उसे चेकआउट करे, उसके फ़ायदे आप पढ़ सकते हैं वहाँ वेबसाइट पे, और फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। ओके जी, बाय बाय। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।